हाँ, फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निविदा। ये भी सिविल सर्विसेज से लेके आप सबके एग्ज़ाम तक वेरी फेमस और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है निविदा। इसके अंदर बड़े अच्छे से इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस हिसाब से लिखा जाता है। मेन चीज़ वही है फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। और मैंने 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया भी है कि इस फॉर्मेट से आपको समझना है। इसलिए आपको एक एक सेकंड जैसा कि आपने अधिसूचना के अंदर और अर्थशास्त्र पत्र को समझा था, उसी अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझना है। निविदा हेडिंग लगाएंगे आप। और जैसा कि मैं आपको हर बार कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर बताता हूँ, उसके बारे में ज़रूर जानना बहुत ज़रूरी भी होता है कि निविदा चीज़ क्या है। तो किसी सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग, कार्यालय या अनुष्ठान में किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति कराने या अपने सामान की नीलामी करने के लिए कार्य कर सकने वाले पंजीकृत या सक्षम व्यक्तियों, या फिर कोई ठेकेदार भी चलेगा, कोई संवेदक भी होंगे वो भी चलेंगे, इन सभी को सूचनार्थ समाचार पत्र में, किसमें, समाचार पत्र में कार्य प्रस्ताव का जो आमंत्रण, जो इनविटेशन जो भेजा जाता है, आमंत्रण पत्र जो प्रकाशित किया जाता है, उसे निविदा प्रपत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे कि आपको अगर कोई सामान बेचना है, ठीक है, तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये सरकारी और गैर सरकारी कोई सा विभाग हो, ये हालांकि ये सारी बातें अपने ऊपर नहीं लेनी है, मैं तो आपको एग्जांपल तो नहीं लूँगा। सरकारी विभाग है जैसे, ठीक है, उनको कुछ चीज़ चाहिए, कुछ काम करवाना हो, ठीक है, जैसे ऐसा मान लीजिए कोई नया ऑफिस बना है, सरकार का है, या कोई न्यायालय बना है, न्यायालय जानते हो ना, कोर्ट नया बना है और बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर फर्नीचर लगवाना है, ठीक है, तो फिर निविदा जारी कर देंगे कि भाई यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, इसमें कम से कम इतने लाखों करोड़ों का जो भी मेंशन होगा बताऊंगा मैं टेबल में, टेबल बना के इसमें लिखा जाता है कि इतने करोड़ों रुपए का अनुमानित लागत है, इतने करोड़ रुपए का फर्नीचर लगेगा, इतने दिन में बनाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डाली जाती है। और इसलिए जो भी सक्षम हो, पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, कोई भी ठेकेदार, जो कोई भी इंसान हो जो ठेकेदार हो, जिसके पास में रजिस्ट्री हो, मतलब कुछ मतलब कहते हैं ऑथेंटिक हो वो आदमी, रजिस्टर्ड बंदा हो, जो वाकई पहले भी कुछ काम किया हुआ हो, वो आए और इस निविदा प्रपत्र में जो भी इनकी शर्तें हैं वो मतलब उसमें सिग्नेचर कर देंगे और फिर वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें एक सिस्टम होता है, जो ठेकेदार ने टाइम दिया है कि मैं 4 महीने में काम कर दूंगा, तो उसको 4 महीने में ही काम करना पड़ेगा, ये फिक्स है। अगर 4 महीने के बाद में लेट हो जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, क्योंकि मामला सरकारी है। दूसरी बात, इसमें धरोहर राशि, जिसे अपन कहते हैं ना, कुछ जो अपन ने सिक्योरिटी मनी ली जाती है, धरोहर राशि भी ली जाती है। धरोहर राशि हर किसी को देनी पड़ती है। जैसे कि सपोज कोई न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर फर्नीचर लगवाना है, और वो फर्नीचर सपोज ऐसा मान लेते हैं कि वो 1 लाख है, ठीक है, तो 1 लाख का 2% निकालो, लगभग धरोहर राशि 2% होती है, कम से कम 2%। तो यानी कि 1 लाख का 2% कितना हो गया, 2000 रुपये, ठीक है। तो 2000 रुपये उसको धरोहर राशि के तौर पे जमा करानी पड़ेगी। जिस दिन निविदा खुल जाएगी, मतलब निविदा में उसके सिग्नेचर विग्नेचर हो जाएंगे, सब कुछ काम हो जाएगा, उस दिन 2000 रुपये उसको वापस मिल जाएंगे। लेकिन एक तरीके से धरोहर राशि उसको पहले जमा की जाती है, ठीक है। ये धरोहर राशि का मतलब है कि जैसे कोई बंदा फर्जी ना आ जाए, उसने निविदा के ऊपर निविदा खोल दी और बंदा फर्जी था, रजिस्टर्ड नहीं था, पंजीयन भी उसका नहीं हो रखा था, और ऐसे ही वो काम करने के लिए बोला कि मैं फर्नीचर लगा दूंगा, तो उसको 2000 रुपये तो कटे कम से कम। तो ये सिस्टम होता है, 2000 रुपये धरोहर राशि ली जाती है, एक तरीके से फाइन मान लीजिए आप, अगर वो सही है तो वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निविदा प्रपत्र का अखबार में विज्ञापन, ये मात्रा हटा देना, विज्ञापन करवाना ज़रूरी है, और विज्ञापन करवाना कंपलसरी है। वो भी कैसे कि 2 तो स्थानीय अखबार होने चाहिए, वहाँ पर जो भी कोई लोकल अखबार चलते हो, और एक कोई राज्य स्तरीय, जैसा कि भास्कर हो गया, पत्रिका हो गया, कोई लेवल का अखबार जो राज्य स्तर के ऊपर जो वैलिड हो, मान्यता प्राप्त हो, राज्य स्तरीय अखबार, इनमें इनको निविदा को विज्ञापन देना ज़रूरी है। वरना ऐसा माना जाएगा कि आपने किसी फिक्स ठेकेदारी पकड़ रखें, सबके लिए काम मिले, जो अच्छा होगा उससे काम मिलेगा। क्योंकि इसकी जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है, निविदा का जो उद्देश्य होता है वो कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने का होता है। क्योंकि जो जिनको ज़रूरत है, जो अच्छा होगा, कोई भी काम करने वाला वो काम करेगा, और कम लागत में जो काम करेगा, गवर्नमेंट सीधी सी बात है उसी को ठेका देगी, टेंडर उसी के नाम होगा। और कम से कम 10 दिन का समय जो है इसमें दिया जाता है। 10 दिन तक आपको, जैसे आज अगर निविदा जारी की है तो 10 दिन के अंदर आप वापस 10 दिन के अंदर आके जो भी ये टेंडर ले सकते हो। ये जो जिनकी जो ये शर्तें हैं वो भी लिखा दूंगा आगे, क्या क्या शर्तें होती है, उस अकॉर्डिंग आप 10 दिन के अंदर आपको आना पड़ेगा। धरोहर राशि अनुमानित लागत की कम से कम 2% होती है, जो भी अनुमानित लागत है। भाई कह दिया साहब फर्नीचर लगाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए लगेंगे,
है ना। तो 1 करोड़ का मतलब हो गया 100 लाख, ठीक है, उसका 2% निकल जाएगा। इसलिए अनुमानित लागत होती है वो उसके ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि 1 करोड़ लगे, हो सकता है 1 करोड़ 5 लाख लग जाए, हो सकता है कम लग जाए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनुमानित लागत मानी जाती है उसके लगभग उससे कम से कम 2% होती है, और ऊपरी सीमा की प्रकृति और एवं विभाग के नियमों पर आधारित होती है। जो ऊपरी सीमा की प्रकृति होती है ना भाई, सबसे कम तो 2% तो फिक्स है कि 2% आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ऊपरी सीमा का मतलब है कि हो सकता है कहीं ज़्यादा भी ले लें। ऊपरी सीमा का मतलब इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। वो डिपार्टमेंट जैसा चाहे उनकी सोच है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे तो 3% कर सकते हैं, वो चाहे तो 50,000 एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ऐसे वो कोई परसेंट बिना परसेंट के भी 50,000 ले सकते हैं, तो वो उन पर डिपेंड करता है। बाकी कम से कम 2% तो है ही है। धरोहर राशि निविदा प्रपत्र जमा करवाने के साथ ही जमा करवानी पड़ती है। जैसे ही निविदा प्रपत्र आया, फॉर्मेट आया अखबार में, उसको इसने जो ठेकेदार था उसको वो चीज़ पसंद आई तो उसने भर के जमा करवा दिया। तो जमा करवाती उसके साथ में निविदा जब प्रपत्र जमा करवा रहे हैं उसके साथ में आपको ये जो धरोहर राशि है ना, जो भी 2% होगी वो भी साथ में ही जमा करवानी है, ठीक है, जमा करवानी है। और जिस दिन आपकी निविदा खुलेगी कि साहब इसके नाम टेंडर छूटा है, तो जिस दिन निविदा खुलेगी उसके बाद जारी आदेश पारित के पश्चात शेष जो संवेदक होते हैं उनको वापस दे दी जाएगी। भाई जैसे निविदा तो किसी एक की खुलेगी, ये तो यानी सबके नाम खुली है। जैसे 50,000 निविदा भरी थी, किसी एक को काम मिलेगा, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट तो उसी को देगी जिसका काम ठीक अच्छा हो, पीछे का रिकॉर्ड अच्छा हो, कम लागत में गुणवत्तापूर्ण काम करे, कम लागत में गुणवत्तापूर्ण काम करे, उसको उसके नाम टेंडर छोड़ देगी। बाकी जो 49 बच गए उनको वापस उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे, कौन से, धरोहर राशि के। ये चीज़ है, तो सिंपल है। अब अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, हालांकि ये क्या कि टाइपिंग में सही नहीं हुआ था इसलिए मैंने हाथ से लिखा है, बाकी उसके अंदर जो आपका खाका होगा वो तो आपको खुद को वैसे इसी को लिखना ही पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैंने इसका कोई वो क्या बोलते हैं फॉर्मेट नहीं लिखा, सीधा एग्जाम्पल लिख दिया, क्योंकि फॉर्मेट एग्जाम्पल एक ही बात है, इसमें तो कोई खास है भी नहीं। ये आप एग्जाम के अंदर क्या करना है, स्केल से बना लेना, ठीक है, जो स्केल होती है ना उससे इस टेबल को बना लेना, बाकी बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि एक निविदा है, कार्यालय जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान, ठीक है, ये तो हो गया वो जिला प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर का हो गया, उनका हेड ऑफिस है। क्रमांक 117, ऐसा ही मन से लिख सकते हो, वरना क्वेश्चन में अगर तो वो लिख देना। और क्रमांक की बिल्कुल सीधी लाइन में डेट 3 जनवरी 2023, ये पूरी लाइन बीच में खाली है, कुछ भी नहीं, नीचे निविदा सूचना, बाकी पूरी खाली, ठीक है। निविदा सिर्फ निविदा भी लिख दोगे तो ही चलेगा, सूचना ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, निविदा या फिर निविदा सूचना दोनों ही फर्स्ट क्लास है, सही है। अब देखो उदयपुर, ये कौन सा उदयपुर, ये तो उदयपुर। यहाँ कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो तो वो कानपुर है तो कानपुर राजस्थान, जो भी। उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से, ये पूरी लाइन जो लिख रहे हो ना आप, ये पहले लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन आपके क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई रहेगी, तो आराम से लिख लोगे ना। तो वही बस मेरा फॉर्मेट सिखाने का मतलब, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो वो लिखेंगे जो जिसका डिस्ट्रिक्ट या उस फर्म का नाम या उस ऑफिस का नाम, उसके अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उत्तर पुस्तिका मतलब जो आंसर की, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं भाई, आपकी भी तो आंसर की चेक होगी, आपने जो उत्तर पुस्तिका भर के आया वो बोर्ड के अंदर जमा होगी, फिर बोर्ड में चेक करके आप रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहर बंद यानी कि पूरी सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ऐसा मान लीजिए कॉपी चेक करवाने के लिए निविदा जारी की गई है, तो जो भी टीचर इच्छुक हो और वो मतलब इसमें आ सकता है, ठीक है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया, जो फिक्स पैसा लगेगा, कौन सा, जैसे कि ये 100 रुपये का प्रपत्र प्लस 6,000 की धरोहर राशि है, ये जमा करवा के आप निविदा ले सकते हो, आराम से ले जाओ, कॉपी चेक करो, जो भी सिस्टम है, ठीक है, वहाँ से। और दूसरा कौन सा, कार्यालय समय पर, जैसे कार्यालय मतलब ऑफिस का जो टाइम है 10 बजे से 5 बजे तक का जो भी टाइम है उसमें उससे प्राप्त कर सकते हो। निविदाएं दिनांक 16 जनवरी 2023 को दोपहर 2 बजे तक आपको प्राप्त की जाएंगे और शाम को 4 बजे उपस्थित निविदाओं के समक्ष खोली जाएगी। जितने भी निविदाएं हैं 4 बजे उसको खोल दिया जाएगा। फिर अभी यहाँ पर विवरण देना है आपको कि क्या चीज़ किसका पूरी डिटेल आपको देनी है, टेबल बना के। इधर तो क्रम संख्या, इधर विवरण, अनुमानित राशि जो भी पढ़ा था अपन ने, धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क और आपूर्ति समय। मतलब ये है कि अनुमानित राशि कितनी है साहब, तो उत्तर पुस्तिका के 12 प्रश्न हैं, ठीक है, 12 प्रश्न हैं, उसके 3 लाख रुपए, अनुमानित राशि 3 लाख रुपए है, ठीक है। और 6,000 रुपये, 3 लाख का 2% निकालो, 6,000 रुपये आपकी धरोहर राशि हो जाएगी। निविदा प्रपत्र शुल्क लगेगा आपके 100 रुपये, 1 माह के अंदर आपूर्ति करनी है,
1 माह के अंदर। मतलब ऐसा मान लीजिए, अभी मैंने कॉपी चेक करने का एग्जाम्पल दे दिया समझाने के लिए, इसमें कॉपी चेक करने की बात नहीं, इसमें है एग्जाम करवाने की, एग्जाम कंडक्ट करवाने। आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे तो आपको आंसर शीट मिलेगी जिसमें आप आंसर लिखोगे, तो गवर्नमेंट का भी तो खर्चा लगता है उसमें, आपसे भी फॉर्म भराने की फीस लगी है, तो उस पैसे को ये यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या करा कि उत्तर पुस्तिका में 12 पृष्ठ की चाहिए, 12 पन्नों के, मतलब दोनों तरफ 24 पन्ने हो गए, तो 12 पृष्ठ की जो दोनों तरफ 24 पेज हो गए, 12 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका चाहिए। कुल मिला के 3 लाख रुपए लगेंगे। ये कोई ऐसा मत सोचना कि एक ही है, काफ़ी संख्या में होगी, इसलिए लगभग वो मैंने लिखा नहीं, और भी वरना वो भी लिख सकते हैं कि 5,000 10,000 कॉपी कितने भी चाहिए। 3 लाख रुपये अनुमानित राशि है, और 6,000 रुपये आपको धरोहर राशि जमा करानी पड़ेगी, 100 रुपये निविदा का प्रपत्र शुल्क लगेगा, और 1 माह के अंदर आपको ये उत्तर पुस्तिका हमें आपूर्ति करनी पड़ेगी। ये बात उसमें मेंशन है। ठीक है, दूसरी, भारत और संसार के नक्शे भाई SST के भी पेपर होते हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में मैप चाहिए, तो मैप भी चाहिए, नक्शे चाहिए, उनके 20,000 रुपये और लगेंगे। 20,000 रुपये का अनुमानित राशि है, 400 आपको धरोहर राशि लगेगी, निविदा शुल्क वही 100 रुपये, 1 महीने में इसको भी देना पड़ेगा। ग्राफ पेपर भी है, कुछ मैथ्स के स्टूडेंट भी होते हैं, तो ग्राफ के पेपर 20 रुपये है ना, ये मैंने 20,000 ये लिखना है, 1,000 नहीं लिखे, 20,000 रुपये इनके माने गए हैं, 400 रुपये धरोहर राशि, 100 रुपये प्रपत्र शुल्क 1 माह के अंदर। तो ये सिस्टम है, 1 महीने के अंदर आपको देना पड़ेगा। अगर यस करते हो तब तो निविदा, अब तो निविदा खुल जाएगी, वरना अब आपको जो है, आपने अगर ज़बरदस्ती फॉर्म भर दिया, अब आप 1 महीने में नहीं आपूर्ति कर रहे हो तो धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा, प्लस आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये सिस्टम है। शर्तें, फिर नीचे लिखना है शर्तें। ये देखो मैंने आपको यहाँ अभी बात जो कर रहा हूँ, ये शर्तें, हालांकि मैं आगे बताऊँगा और बताऊँगा कि शर्तें कितनी तरह की होती है, आप कौन कौन सी शर्तें लिख सकते हो। शर्तों पर जोर देना, फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना, वो लिख दिया, निविदा लिख दी, ये बातें लिख दी, टेबल बना दी, फिर इसके जस्ट नीचे शर्तें, और शर्तों की सीध रखना। ये फिर सुन लो, उदयपुर जो लिखा हुआ है ना, उसकी सीध में शर्तें लिखनी है। ठीक है, वहाँ शर्तें, और शर्तों वाली लाइन पूरी खाली, ये पूरी लाइन खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसके नीचे नंबर 1 करके लिखना है। अब शर्तें क्या है, एक बार शर्तों को समझ लो, शर्तें क्या होती है। देखना, ये शर्तें हैं, ये मैंने 8 प्रकार की शर्तें लिखी है, मतलब कोई 3 शर्त आपको लिख दो, अगर स्पेस हो तो 4 लिख दो। ये 8 वो शर्तें हैं जो ऑलराउंडर है, जो सब में लिखी जाती है, बहुत लेवल की बात कर रहा हूँ। एक तो ये कि बिना कारण बताए निविदा को आंशिक या पूर्ण परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूरा हक या अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। मतलब निविदा कितनी, जो भी उसमें कोई कट पेस्ट करना हो, कुछ रकम में कम करना हो या पैसा बढ़ाना हो, धरोहर राशि कम ज़्यादा, जो भी कुछ भी चेंजेस करना हो, पूरा अधिकार किसके हैं, जिसने अधो अक्षर हस्ताक्षर साइन करके दिए उसके पास में राइट है। ये साफ मेंशन है, बात शर्त लिखनी है। दूसरी शर्त, ये सब में लिख सकते हो, ये कॉमन है, ये लाइन हर निविदा में लिख सकते हो, समझ में आ गई। दूसरी, किसी कारणवश निविदा विक्रय यानी कि एक तरीके से बेचना, प्राप्ति, खोलने की तिथियों की अवकाश की स्थिति में निविदा विक्रय प्राप्ति खोलने की तिथि अगले कार्य दिवस की होगी, नेक्स्ट कार्य दिवस में होगी। ये छोड़ देना, भले ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लिए ओवर लेवल का नहीं है। लेकिन धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकार की जाएगी, बिल्कुल कॉमन है, सब में लिख सकते हो, सब में लिख सकते हो। 2 तो हो गया कॉमन। सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, मतलब अगर आपने कोई कंडीशन डाल दी कि साहब अगर हमारे कोई सामान की टूट फूट हो गई तो आपको देना पड़ेगा, नो, कोई शर्त नहीं है, करना है तो कर वरना जा। समझ में आ गई। सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। ठीक। 5वां, पत्र द्वारा प्राप्त या विलंबन से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। कोई लेटर वगैरह लिख अपनी मर्जी से, वो नहीं मान्य होगी। निविदा जो है उसी पर लिखी हुई होनी चाहिए। ये भी रहने देना, 2 तो कॉमन हो गया। इस संवेदक द्वारा कार्य आरंभ पूर्व वैध पंजीकृत संविदा धारक होने का मूल प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ेगा, कॉमन है, आप सब में लिख सकते हो। जो भी हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हैं, चाहे कोई भी है जो बंदा काम करे, उसके पास में पंजीकृत वैध पंजीकृत रजिस्टर्ड, देखो कोई भी जैसे हैं, अगर ठेकेदार होता है तो ठेकेदार के पास में उसका ठेकेदार का एक पंजीकृत कार्ड बनता है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, जैसे ATM कार्ड होता है अपना, वैसे जैसे हर तरह कार्ड होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड, वैसे इनका एक पंजीकृत प्रमाण पत्र होता है। उससे साफ उसमें सारी बातें लिखी हुई होती है कि ठेकेदार है, उसके साथ में एक इंजीनियर भी होता है, पूरी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा लिखा भी होता है, सारी बातें होती है। प्रमाण पत्र होता जरूरी है, वरना वो काम ही नहीं कर सकता, वो उसके पास होना चाहिए। फर्जी निविदा खोल दी तो फिर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। कार्य बीच में छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, कार्य अपूर्ण छोड़ने पर या कार्य समाप्ति अवधि में विलंब कर दिया, लेट हो गए, 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने में नहीं काम किया, तो आपको
उस स्थिति में संवेदक द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। कॉमन है साहब, चार तीनों, 1 2 3 चारों लिख देना, हर किसी निविदा में लिखनी है बात। और ये भी कॉमन है, किसी भी न्यायिक विभाग का कार्य क्षेत्र जिला न्यायालय परिसर होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में निविदा जारी की गई है, कोई भी डाउट हो गया तो वहीं की जो कोर्ट कचहरी है, जो वहाँ का जो न्यायिक विभाग है, जो कोर्ट है वहाँ का, वहाँ पर फैसला होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 शर्तें ऐसी ऑलराउंडर शर्तें हैं, ज़बरदस्त शर्तें हैं, ऑथेंटिक शर्तें हैं कि किसी भी निविदा में डाल देना पूरे नंबर। बात आई अपने वापस उस निविदा पर, इसकी किसकी, इसकी। यहाँ मैंने शर्तें लिखी है 4 ही लिखी है। अगर और भी स्पेस हो तो एक और जो 5 पे लिखी थी वो क्यों 5 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैंने थोड़ा सा इसको ठीक लिखा है। एक तो ये कार्यपूर्ण वाली बात तो अभी पड़ी थी, कोई भी विवाद होगा तो अभी यहाँ पर मैंने उदयपुर लिख दिया, उदयपुर जिला था उदयपुर लिख दिया, वरना आप सीधा वो लिख देना कि वहाँ का जिला कोर्ट होगा। ठीक। तीसरा, आपूर्ति विलंब, गुणवत्ता, आपूर्ति में विलंब हो गया, अगर लेट हो गई, गुणवत्ता में कमी हो गई तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ये भी ठीक है। या फिर मेरे जो 8 लिखे वो लिख देना। तो मतलब ये शर्तें लिखना ज़रूरी होता है इसके अंदर। अब ये खूब सारे आप जो छोटी मोटी कोई सी पता नहीं कहाँ से पढ़ लेते हो तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। शर्तें लिखना ज़रूरी हैं, कम से कम 3-4 शर्तें याद कर लो। मैंने आपको 8 लिख के दिए ना, कहीं पर भी मार्क्स नहीं कटेगा। 8 में से कोई 5 याद कर लेना जो मैंने टिक करवाई भी आपको, ठीक है। शर्तें मेंशन कर देना, लेकिन शर्तों की एक बात ज़रूर ध्यान रखना, शर्तें इसकी सीध में आएगी, खाली जगह रहेगी। और जैसे ये लाइन भर गई थी, ये लाइन पूरी भर गई, देखो ये पूरी भरी यहाँ तक। अब वापस ये लाइन अगर 2 लाइन में हो तो देखो कहाँ से शुरू किया मैंने, शुरू कहाँ से किया, इसकी सीध से नहीं करना, उधर से करना है, बिल्कुल प्रॉपर। ये जो शुरुआत से आ रही है, ये छोटी छोटी बातों के ही नंबर हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। हर चीज़ के नंबर हैं, सिस्टम आना चाहिए एक प्रॉपर, ठीक है। बाकी इसकी सीध में ये लाइन खाली रहेगी, ये पूरी लाइन खाली है। हस्ताक्षर प्रधानाचार्य डाइट उदयपुर, ठीक है। क्योंकि जो 8वीं बोर्ड की है वहाँ का जो भी स्थानीय जो डाइट होता है, जिला का जो डाइट होता है, डाइट विभाग होता है, जैसे आपका अजमेर बोर्ड है वैसे 8वीं तक डाइट होता है, उस डाइट में कॉपी चेक होती है। तो ये सिस्टम है, समझ में आ गई, शानदार। नेक्स्ट देखो, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जिला एवं सेशन न्यायाधीश कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की ओर से न्यायालय में फर्नीचर क्रय करने हेतु एक सामान्य निविदा पारित कीजिए। इस हिसाब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखो इसकी निविदा कैसे लिखेंगे अपन, ये उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश कानपुर, ये सारी बात इसमें लिखी हुई थी, देख लो भलाई, पूरी एजेडिस डाल दी। अब ये लाइन तो आपको पता ही है, 3 मार्च 2022, पत्र क्रमांक जिला, देखो जिला सेशन न्यायाधीश ऑब्लिक कानपुर ऑब्लिक 2022-23, 822 नंबर, जो भी 23 22 21 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर निविदा, निविदा के बाद में पूरी खाली। फिर राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालयों में, न्यायालयों के कार्यालय और न्यायालय के अधीनस्थ हेतु फर्नीचर के क्रय, फर्नीचर को खरीदना है भाई, ऑफिस में खूब सारा फर्नीचर ऐसा हो जाता है, ठीक है, उसको क्रय भी किया जाता है फिर, ठीक है, उनके लिए खरीदना है, सॉरी ये तो उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब कभी तो कबाड़ी वालों को बेचा भी जाता है, जब फर्नीचर एक्स्ट्रा टूट जाता है ना उसको बेचा भी जाता है, लेकिन ये क्रय करना, ये खरीदना है, इनको लगवाना है, ठीक है। क्रय करने के लिए नियमानुसार राज्य के अधिकृत 551 यूनिट्स हैं, मुहरबत निविदाएं आमंत्रित की जाती। ये सब फैक्चुअल बातें हैं, ये ऑफिस की लैंग्वेज है, ये बातें आपकी क्वेश्चन में लिखी हुई रहेगी या फिर आपको ना भी लिखो तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर एक आपको एज वो सिस्टम समझ में आए। आमंत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा करवाकर, जो भी निर्धारित शुल्क है इनका 500 रुपये 200 रुपये, वो जमा करवाकर अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक 13 मार्च 2022 तक किसी भी कार्य दिवस में, कार्य दिवस का मतलब होता है जैसे कि 6 दिन कार्य दिवस होता है, संडे कार्य दिवस में नहीं आता, वो ऑफ होता है। और भी कोई अपना कोई जैसे हर कोई आपने ऑफिस में सुना होगा, जहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो क्या कहेंगे, ठीक है आप कार्य दिवस में कोई से भी नेक्स्ट वीक के कार्य दिवस में आ जाइए, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट छुट्टियाँ हो तो फिर वो कार्य दिवस में नहीं आएगा, जिस दिन छुट्टी नहीं हो वो कार्य दिवस में आ जाएगा, ठीक है। तो कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र को पूर्ण प्रविष्टियों वांछित सूचनाओं सहित भरकर जमा कराने की अंतिम तिथि आपको 23 मार्च 2022 है, दोपहर 2 बजे। अब सुनना मेरी बात, ऐसे 2 बजे अगर लिखोगे, ऐसे 2 बजे तो नंबर कट जाएंगे। हालांकि क्या पता आपके तो लेवल इतना नहीं बताया हो, लेकिन ज़रूरी है बोर्ड में ऑथेंटिक और कुछ अलग पूरे नंबर चाहिए, तो 2 बजे का तरीका सीख लेना। टाइम को कैसे लिखना है, 2:02 अनुपात जैसे साइन 00, 2 बजे तक होगी। निविदा खोलने की तिथि 5 बजे संविदा धारकों के समक्ष अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्य परिसर में सबके समक्ष रखी जाएगी,
ठीक है, उनको बुला लिया जाएगा और 5 बजे जितने भी 5 बजे टाइम होते ही जो भी संविदाधारक उनके सामने उनको रख दिया जाएगा। ठीक है, फिर फर्नीचर का क्रम निम्न प्रकार है, कौन कौन से फर्नीचर कहाँ कहाँ लगवाने हैं। तो टेबल मैंने बनाई है, हालांकि ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वहाँ पर तो आप बना सकते हो आराम से टेबल। स्केल से बनाना थोड़ी सुंदर बनेगी, मैंने तो ऐसे बनाई है। ठीक है, तो देखो ऐसे बना देना स्केल से। यहाँ तो क्रम संख्या, विवरण देख लो थोड़ा। विवरण क्या है कि जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय हेतु, एक तो चाहिए जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय हेतु। ये अब मैंने ये शॉर्ट क्यों लिखा, मैं चाहता तो लिख सकता था, मेरे पास स्पेस था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कभी कभी ये लाइनें बहुत लंबी हो जाएं या फिर आपकी कॉपी में स्पेस कम हो जाएं। जरूरी नहीं है तो इसको एक लाइन में लिखो, चाहते तो मैं इसको भी नीचे लिख सकता था, जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय तो नीचे लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का पता चले। कभी कभी स्पेस कम होता है, ठीक है, कब, जब कोई गवर्नमेंट क्या जो आगे आप जाओगे तो हर चीज़ की जरूरत पड़ती है। हो सकता है ये टेबल और ज़्यादा हो, उसमें 2-3 कॉलम और भी कॉलम हो सकते हैं तरह तरह के, इतना लेवल में बता नहीं रहा अभी आपको, और भी होते हैं कॉलम। तो फिर क्या करें साहब, पेज तो एक ही है, उस टाइम पर अपन यहाँ छोटा लिख लेते हैं, अनुमानित राशि ए डॉट रा, ठीक, धरोहर राशि ध डॉट रा, ये निविदा प्रपत्र शुल्क, ठीक है, और ये जो आ डॉट से का मतलब हो गया जो इसकी डेट थी, स्वीकृति कब करेंगे ना, यही थी, देख लेते हैं एक बार। हाँ, आपूर्ति समय, सॉरी आपूर्ति समय, स्वीकृति मतलब कितने समय में स्वीकृति दे दोगे, आपूर्ति समय। इस तरीके से शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, हालांकि मैं चाहता तो पूरा लिख देता, लेकिन मैं आपको इन फ्यूचर पूरा मैच्योर मतलब तैयार करके भेजूंगा कि कैसा भी हो ऑलराउंडर बनो, हर तरह से हैंडल करना आना चाहिए। क्रम संख्या 1-2, विवरण दोनों लिख दिया। एक तो ये कि जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय हेतु अनुमानित राशि लगभग 9 लाख रुपए, 8.90 लाख। धरोहर राशि आपको 17,800, इसका लगभग 2% जमा कराना पड़ेगा। निविदा प्रपत्र शुल्क आपको 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। 4 महीने के अंदर अंदर ही फर्नीचर लग जाना चाहिए, हिम्मत है तो हाँ कर, वरना ना कर। नवसर्जित न्यायालय हेतु, जो नया न्यायालय बना है, नवसर्जित नया जो बना है, उसमें 6.15 लाख, 6.15 लाख, थोड़ी कमी है, सवा तो। और धरोहर राशि 12,300, निविदा प्रपत्र जो शुल्क है 500 रुपये, 5 महीने में आप यहाँ लगा सकते हो। कुल मिला के ये मामला है, ठीक है। फिर शर्तें, मैंने शर्तों को कॉलम खाली छोड़ा है, बार बार क्या लिखना समझ गए, 1, 2, 3, 4, कोई भी 4 लिख सकते हो, कोई भी 4 लिख देना, अभी मैंने बताया था, उनमें से जो मर्जी लिख देना। कौन सी 4 लिख देना, ये जो मैंने टिक किए, 5 को टिक कर दिया, बेस्ट होगा अगर 5 लिख दो। ये मत सोचो कि टॉपिक छोटा है, इतना बढ़िया आंसर लिखो कि इस टॉपिक की वजह से बाकी क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करे टीचर, कि वाह यार क्या शानदार लिखा है। इसका असर पूरे पेपर, उस आपकी पूरी आंसर की पे जाएगा। मतलब चाहे एक क्वेश्चन भी शानदार लिख दिया ना आपने, तो उसका असर सब पे जाता है कि वाकई बच्चा टैलेंट तो है। अगर निविदा भी ढंग से लिख दी, अधिसूचना ढंग से लिख दी, जो भी ऑप्शन में आई, या फिर जो पत्र ढंग से लिख दिया, या फिर विज्ञापन ढंग से, कोई सी भी एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लिख दी ना, उसका असर भी पूरे पेपर पर पड़ता है। और अगर ये चीज़ें भी गलत लिख दी तो सोचेंगे ग्रामेटिकली तो 0 है। ये तो चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसलिए ये मत सोचो, कोई भी चीज़ ऐसा मत सोचो कि यार तुम इस पर क्या बहुत ज़्यादा जोर दिया, और हर टॉपिक पे जो बेस्ट, जितना बेस्ट दे सकते हो बेस्ट दो। इन सब का असर बहुत ज़्यादा पूरे पेपर पर असर पड़ता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर अगर आपकी अच्छी है, हिंदी व्याकरण अगर अच्छी है, तो पूरा पेपर उसी हिसाब से चेक होगा, क्योंकि ये दोनों भाषाएं हैं और भाषाओं के व्याकरण का या ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी वही सेम सिस्टम है, हस्ताक्षर वगैरह सेम सिस्टम, शर्तें अपन ने पहले पढ़ ली। तो ये था बहुत ही शानदार टॉपिक निविदा, जो आई थिंक आपने शानदार समझ ली होगी। अगर ये समझ लेना तो ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मार्क्स कोई काट नहीं सकता, शानदार ऑथेंटिक पैटर्न है, फॉलो करो। अपने लेटर पत्र पढ़ लिया, तो आपके कोर्स में था, पत्र पढ़ लिया। दूसरी बात अपने जो है ये अभी अधिसूचना पढ़ी थी, और ये पढ़ ली निविदा, 3 टॉपिक पढ़ ली। अब ज्ञापन जल्दी पढ़ा दूंगा आपको, शानदार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अलग अलग सेपरेट क्लास इसलिए मैं आपको ले रहा हूँ ताकि हर चीज़ समझ में आए, और जिस चीज़ को जिस टाइम देखना हो आराम से देखो, ठीक है।